हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस जीके जीएस का पहला अध्याय संवैधानिक विकास। दोस्तों, कल जैसे हम लोग बताया था किस तरह इंडेक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, 18 टॉपिक्स पढ़ना है पॉलिटिकल में, और एग्ज़ाम में पॉलिटिक्स अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको जब तक गहराई से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको उस चीज़ में समझ नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा पेचीदा कर देगा एग्जामिनर, थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया आज के समय में, तो आप फंस जाइएगा, सोचेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। लेकिन जबकि वो क्वेश्चन उसी अध्याय का है, थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को, उसको मेन फैक्ट्स को, जड़ को अगर यदि आप पकड़ लीजिएगा तो आप बेझिझक उसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई तथा भारत में व्यापार की अनुमति महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 1600 ईस्वी में प्रदान की गई। कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए जो निम्न प्रकार से हैं। यहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। आप क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत जाइए, आप जानिए कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन कहाँ से रहा है। आपको बनाना खुद से है, आप खुद से भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अगर पढ़ लीजिएगा तब खुद से भी ऑब्जेक्टिव को आप खुद से बना सकते हैं। बस उसका थोड़ा सा फैक्ट्स को आपको जानना है कि इसमें किस तरह से, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है इस तरह कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी अनुमति से भारत आया था व्यापार करने के लिए। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 1600 ईस्वी में प्रदान की गई थी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए जो निम्न प्रकार से हैं। नोट, भारत के संविधान का विकास इन अधिनियमों द्वारा हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट पहले आया था 1773 में। इस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1773 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1773 के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित व नियमित करने हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित, उसको कंट्रोल और उसको अपना नियंत्रण में लाने के लिए अपना उसको क्या ब्रिटिश संसद द्वारा, ये ब्रिटिश संसद में ये उठाया गया पहला कदम था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जिस तरह हम लोग का पूरा भारत में एक पीएम है, उस तरह पहले बंगाल, पहले एक स्टेट का पूरा देश पूरा संभालता था। उसी तरह से तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई जिसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए। उसकी देखरेख के लिए, उसके कार्य को संभालने के लिए, कार्य को देखरेख के लिए उसको कितनी स्थापना, 4 सदस्य नियुक्त किया गया था। एक हेड था, उसके 3 उसके नीचे पदाधिकारी थे। इसमें कोई अलग से विधान परिषद नहीं थी, इसमें कोई से अलग विधान परिषद नहीं थी। आगे हम बताएंगे कि विधान परिषद के क्या होता है। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि फोर्ट विलियम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी सर्वप्रथम, तो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी फोर्ट विलियम के शासनकाल में। नोट, एलिजा एम्पे देश के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। जैसे हमने बोला 4 थे, तो उसके 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे। लॉर्ड जॉन हाइड, लॉर्ड रॉबर्ट चैम्बर्स, लॉर्ड स्टीफन सीजर लेवेंथ्रे। देखिए, इसको याद करने का तरीका है, आप तो पूरा इसको याद मत करिए, आप एक चीज़ को पकड़िए। आपको एक चीज़ को पकड़ना है। हाइड मतलब होता है छिपाना, इंग्लिश में हम लोग वो नहीं बोलते हाइड, तो उसको होता है छिपाना। चैम्बर्स, क्लिनिक, किसी भी क्लिनिक में हम लोग डॉक्टर घर जाते हैं तो चैम्बर्स में बोलते हैं। गांव देहात में जिस तरह हम लोग बोलते हैं चैम्बर्स उसको बोलते हैं।
सीजर लेवेंट्रे, लेवेंट्रे तो लेमन से याद कर सकते हैं लेवेंट्रे, तो हाइट, चैम्बर्स और लेवेंट्रे। ठीक है दोस्तों। कंपनी के नौकरशाहों को निजी व्यापार करने तथा मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। कंपनियों के नौकरशाहों को निजी व्यापार मतलब निजी व्यापार और मूल निवासी मतलब वहाँ के जो क्षेत्र में रिश्वत लेने से ने ज़बरदस्ती कोई लेता था। जिस तरह हम लोग का जिस तरह हम लोग का कब्जा किया, शासन किया हम लोग का देश में, तो किस तरह निजी व्यापार करने और मूल निवासी से ही वो रिश्वत टैक्स लेते थे। लेने पर रोक लगा दी। कौन रोक लगा दिया गया? ये आपका ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दिया गया कंपनी को। कंपनी अपना मनमर्जी करता था। राजस्व कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। राजस्व को जो उसका जितने भी टैक्स हो गए हैं उनको जो देते थे फंड्स, तो राजस्व कार्य के लिए कोर्ट एक डायरेक्टर का स्थापना किया उसका देख रेख के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या कितनी थी? 24 थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिए गए। अब देखिए धीरे धीरे इसको खत्म कर देगा दोस्तों। देखिएगा किस तरह कंपनी को अब ब्रिटिश शासन अपने अधिकार में लेता है। उसको तो भेजा था गया था कि आप जाइए भारत में, आप कंपनी के मतलब वहाँ पर व्यापार और व्यवसाय करिए, लेकिन देखिएगा किस उसको लिमिटेड लगा देगा। आगे देखिए मतलब बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए उसको एक व्यापारिक अधिकार दिया कि एग्रीमेंट करवा लिया। जिस तरह हम लोग कोई चीज़ को एग्रीमेंट करवाते हैं उस तरह उसने क्या है एग्रीमेंट करवा लिया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी का वाणिज्य मतलब व्यवसाय वाला और राजनीतिक पॉलिटिक्स वाला उस कार्य को क्या क्या अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्य कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। दोनों के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना किया गया था। उसका देख रेख करे ताकि उसका मॉनिटराइज करे, उसको अच्छा से मॉनिटरिंग करे, उसको निर्देश दे किस तरह क्या हो रहा है, क्या कंपनी में हो रहा है, किस क्या नहीं हो रहा है, वो सब जानकारी दे। किसको दे जानकारी दे? ब्रिटिश क्राउन को। वहाँ पर जो ब्रिटिश क्राउन उसका अधिकार को दिया है जिसने आपका एग्रीमेंट करवाया था ब्रिटिश सरकार को कंपनी को। देखिए आगे गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या कम करके 3 सदस्य कर दी गई। भारतीय विषय को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। भारतीय विषय को मतलब भारत का जो कुछ उसको मतलब अपना पक्ष था उसको ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। उसकी मांग थी भारतीय विषय को। भारत में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। भारत में कंपनी के क्षेत्र को क्या कहा गया? अब ब्रिटिश के आधिपत्य मतलब ब्रिटिश का अब अधीन आ गया, अब उसके कंट्रोल में आ गया। धीरे धीरे वो अपना कंट्रोल में ला रहा है। ब्रिटिश जो कंपनी को अपना कंट्रोल में कौन ले रहा है? ब्रिटिश सरकार ले रहा है। मद्रास और बम्बई में गवर्नर परिषदों की स्थापना की गई। मद्रास और बम्बई में, मद्रास को पहले हम लोग 1996 में मद्रास के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको 1996 क्या कर दिया? चेन्नई के नाम से कर दिया गया। मद्रास और बम्बई में गवर्नर परिषद की स्थापना की गई। जो हम लोग को मद्रास है तमिलनाडु स्टेट है, उसकी राजधानी है चेन्नई। चार्टर एक्ट 1793 ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। अब देखिए पहले 1773 एक्ट आया, फिर अब क्या आया? चार्टर एक्ट 1793। रेगुलेटिंग एक्ट में पूछता है दोस्तों कि आपका कितने वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने अपना अधीन किया था, एग्रीमेंट करवाया था? तो 20 साल के लिए। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। आप अपने से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बना सकते हैं, खुद से अपने कर सकते हैं। चार्टर एक्ट 1793 देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिए गए उस समय। 1793 में राजस्व बोर्ड टैक्स बोर्ड व राजस्व पुलिस जो उसकी पुलिस की देखरेख करता था, पुलिस के उसका केंद्र बिंदु था, राजस्व पुलिस की स्थापना की गई हुई उसको देखरेख के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, प्रबंध के लिए 1793 में। चार्टर अधिनियम 1813 केवल 2 व्यापारिक अधिकारों चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार। आप देखिए चार्टर अधिनियम जब 1773 आया, 1793 आया, चार्टर अधिनियम 1813 केवल 2 व्यापारिक अधिकार चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार अब खत्म कर दिए। देखिए हमने बोला ना कि देखिए 2 व्यापारिक मात्र अधिकार अब रहा, चाय का व्यापार और चीन के साथ एक व्यापार। एक भारत का चाय के साथ व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त किया गया। जो इसका एक अधिकार था मतलब एक अधिकार के एक शासन लागू करेंगे, हामी शासन करेंगे,
वो उसको ख़त्म कर दिया गया। उसका जो नापुंसक उसका जो था, उसका जो मकसद था उसको ख़त्म कर दिया गया तथा इसे नापाक जो इरादा था उसको ख़त्म कर दिया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा इसे संपूर्ण ब्रिटिश कंपनी के लिए खोल दिया गया। संपूर्ण ब्रिटिश कंपनी के लिए खोल दिया। आप और अब क्या होगा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहा, अब बाद बाकी और कंपनी बाहर से आने लगे, बाहर से और कंपनी आने लगे। पहले एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन बाहर से और उसके बाद जब ये आपको ख़त्म कर दिया गया और कंपनी को बुलाया गया कि आइए बिजनेस करिए, व्यापार करिए। चार्टर अधिनियम 1833 बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। नोट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वो बंगाल गवर्नर ऑफ जनरल था, जो आपको हम लॉर्ड वारन हेस्टिंग बोले। अब यहाँ देखिए क्या बोला कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। यह सब क्वेश्चन पूछता है दोस्त। यहाँ केंद्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था, यह केंद्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था। अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यह केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। अब केवल ये प्रशासन की मतलब अपना सेवा दे रहा था बस, इसका कुछ मकसद नहीं था। अब उसको ख़त्म कर दिया गया। जब 1833 में जब आपको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना तो उसने क्या नियम लागू किया कि केंद्रीकरण की दिशा का पहला कदम था, उसका पहला एक मकसद था। उसके व्यापारिक और अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक जो वो चीन के साथ और आपका चाय के साथ जो चल रहा था ना, वो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया गया। एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वो केवल प्रशासन अपना सेवा देने के लिए अपना वो कंपनी कर रहा है व्यापार। अब इतनी सारी कंपनी आ गई है तो सब अपना योगदान दे रहा है, वो भी अपना योगदान दे रहा है। प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। चार्टर अधिनियम 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल प्रशासनिक वजूद ही रह गया। अब देखिए सारा खत्म कर दिया, अब वजूद ही रह गया, अब उसका प्रशासन खाली वजूद रह गया। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 6 सदस्य को हटा दिए गए। पहले कितने सदस्य थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य 24 थी, जिसमें से अब उसका क्या किया गया, 6 सदस्य हटा दिए गए। चार्टर अधिनियम 1858 द्वारा पहली बार सिविल सेवक आईसीएस की भर्ती के लिए प्रतियोगिता प्रणाली से अवगत कराया गया। देखिए चार्टर अधिनियम जब 1858 हुआ है तो पहली बार सिविल सेवक आईसीएस की भर्ती के लिए एक परीक्षा प्रणाली के लिए अवगत कराया गया। उस समय फर्स्ट एग्जाम हुआ था आईसीएस सिविल सेवक डे अब 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सिविल सेवक डे कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। गवर्नर जनरल परिषद के विधायी व कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया। केंद्रीय विधान परिषद 6 सदस्य कर दिए गए। इन 6 सदस्यों में से 4 को बम्बई, मद्रास, बंगाल व आगरा की प्रांत सरकारों की नियुक्ति के लिए दिया गया। क्या बोले? केंद्रीय विधान परिषद 6 सदस्य कर दिए गए। इन 6 सदस्यों में से 4 को बम्बई, मद्रास, बंगाल व आगरा की प्रांत सरकारों की नियुक्ति के लिए दिया गया। 4 मतलब अलग अलग सरकार की स्थापना किया गया 6 सदस्यों में से। देखिए ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक। देखिए भारत के लिए यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के द्वारा अच्छे शासन के लिए भेजा गया, जो 1857 की क्रांति के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, कि जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह कहा गया। क्या बोला कि जब भारत का जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो वो बोला कि क्रांति के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ तथ्य रखा गया था, कुछ अपना कानूनी प्रक्रिया रखा गया था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम सिपाही विद्रोह कहा गया है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता स्थापित की थी। अंग्रेजी ताज नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण था। 1857 का क्रांति हम लोग को याद होगा कि करतूस वाला जो हुआ था, कांड जो हुआ था, उसको 1857 का हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858 भारत परिषद में एक सदस्य भारत सचिव
की नियुक्ति की गई जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। क्या बोल रहा है? भारत शासन अब अधिनियम आ गया 1858 का। भारत परिषद में एक सदस्य, अब एक सदस्य भारत का भी एक सदस्य होगा। पहले तो पूरा ब्रिटिश का था, अब क्या किया गया कि भारत परिषद में एक सदस्य होगा। भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो उसका सचिव की नियुक्ति किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का एक हिस्सा होगा, सदस्य होगा। इसे भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है। गवर्नर जनरल को व्यवसाय बना दिया गया, गवर्नर जनरल को व्यवसाय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। देखिए हम लोग को आता है क्वेश्चन कि प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समाप्त कर दिए गए। अब जितने भी तो बोर्ड ऑफ कंपनी जब रहा ही नहीं, प्रशासनिक अपना व्यवस्था अपना योगदान दे रहा है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए? सारा सबको हटा दिए गए। पहले 20 से 4 को हटाया, फिर अब उसका 6 सदस्य हटा दिए, तो 6 हटा दिया गया। उसके बाद अब उसका सब समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब देखिए इस अधिनियम ने भारत सरकार की शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह को कर दिया गया। इस अधिनियम ने भारत सरकार की जो शक्ति, उसकी जो पावर थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। और भारत में शासन का क्षेत्र विभाजन किया गया। अब भारत में जो क्षेत्र का शासन था अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया। पहले एक कंपनी को हैंडल करता था, कौन था वो? ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ने उसको तोड़ मरोड़ के ऐसा जो कांड किया कि उसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया, लास्ट उसका वजीदी खत्म कर दिया। अब वो क्या किया ना कि ब्रिटिश में जितने भी कंपनी हैं, अब सारे कंपनी अब आ सकते हैं, और भी कंपनी अब भारत में व्यापार के लिए आ सकते हैं, व्यवसाय के लिए आ सकते हैं। अब उसके बाद क्या किया कि इस अधिनियम जो क्या बोल रहा है कि इस अधिनियम ने भारत सरकार की जो शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह कर दिया शक्ति को। पहले शक्ति तो एक केंद्रीकरण था, लेकिन अब बांट दिया। भारत में शासन का क्षेत्र विभाजन कर दिया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शक्ति दे दिया गया, वहाँ अपना अनुसार चलाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861। 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारत बजट प्रस्तुत किया गया। भारत का 1860 में पहली बार किसके द्वारा? यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत कब किया गया था? 1860 में पहली बार किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इनकम टैक्स की शुरुआत की गई, इनकम टैक्स की शुरुआत की गई। लॉर्ड कैनिंग की शासन काल में आयकर की शुरुआत की गई। लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में आयकर की शुरुआत की गई। प्रथम बार भारतीय को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। प्रथम बार भारत को प्रतिनिधित्व, उसका प्रतिनिधित्व बनाया गया, प्रदान किया गया। वह गवर्नर जनरल की कार्यकारी व विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारत की नियुक्ति की गई। अब देखिए धीरे धीरे अब जितने भी ब्रिटिश सरकार ने जो नियम शर्त कानून जो बनाए थे ना, वो धीरे धीरे भारतीय को अभी जगह मिलने लगा, अपना स्थान मिलने लगा एजेंसी में, संस्थाओं में, ठीक है, सिविल सेवक में, सब जगह उसका नियुक्ति होने लगा, प्रतिनिधित्व प्रदान करने लगा अपना, ठीक है, भारतीय का। जैसे संस्थाओं में भारत की नियुक्ति की गई। 3 भारतीय को विधान परिषद में नियुक्त किया गया। 3 भारतीय को, जो भारत के नागरिक थे, वो विधान परिषद में उसको नियुक्त किया गया। केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। केंद्र में मतलब आपका सेंट्रल में, और प्रांत मतलब छोटे छोटे राज्य जिसे उसको बोलते हैं, प्रांत उसको बोलते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में विधान परिषद की स्थापना किया गया। बम्बई व मद्रास प्रांतों को शक्तियाँ देकर, बम्बई और मद्रास प्रांतों की शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। भारत में महालेखा परीक्षक की शुरुआत, जो महालेखक परीक्षक जो होता है हम लोग का, 1860 में हुई थी। भारत में महालेखा परीक्षक की शुरुआत जो 1860 में हुई थी पहली बार। भारत परिषद अधिनियम 1892। तब देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव से परिचय करवाया गया। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया। देखिए विधान परिषद पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी, अब 6 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 16 कर दिया गया। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई व बजट पर चर्चा करने व कार्यपालिका से प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। देखिए जो राजस्व का जो आपका बजट था, उसको बजट करने के लिए किसको, आप मतलब भारतीय को भी अधिकार दिया गया, अपना अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया विधान परिषद में। भारत परिषद अधिनियम अब 1909। देखिए इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।
इस अधिनियम को मार्ले मिंटो के सुधार के अधिनियम से जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव तथा लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका लॉर्ड जो मार्ले वो क्या क्या थे और लॉर्ड मिंटो क्या थे। तो लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव और लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए गए तथा प्रथम बार प्रतिनिधित्व तो लोकतंत्र से परिचय करा गया। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पहली बार 1909 में आपका लोकतंत्र क्या होता है उससे परिचय करवाया गया। किसने करवाया? लॉर्ड मार्ले और मिंटो। लॉर्ड मार्ले जो था वह सचिव था और लॉर्ड जो मिंटो था वो तत्कालीन वायसराय था। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव कराया गया। पहले तो अप्रत्यक्ष चुनाव था विधान परिषद में, लेकिन अब प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब कि वो किसी को भी चुन के भेज सकता था। अप्रत्यक्ष मतलब वो वोटिंग होगा, उसका कुछ नियम होगा, शर्त होगा। केंद्र विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर अब 60 कर दी गई। पहले 4 से 16 से फिर अब 60 कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक मतलब अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों को, अलग अलग उसके कास्ट को, जिसकी संख्या शुरुआत की गई तथा मुसलमानों के, जैसे मान के मुसलमानों के लिए मुसलमानों ने अपना पक्ष में रखा कि उसके लिए अलग निर्वाचन, अलग कैंडिडेट होना चाहिए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रथम बार वायसराय की परिषद में भारतीय की नियुक्ति की गई। प्रथम बार भारतीय की परिषद में भारतीय की नियुक्ति की गई। ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की विधि सदस्य नियुक्त किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बार वायसराय की परिषद में किसको नियुक्त, किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जाना गया। मॉन्टेग्यू राज्य सचिव थे, मॉन्टेग्यू जो राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। जिस तरह हम लोग पढ़े कि लॉर्ड मार्ले जो भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो क्या था, तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है, तो उसी ने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव का लोकतंत्र से अवगत कराया था। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब भारत में सरकार अधिनियम 1919 में जब आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो उस अधिनियम के रूप में जाना गया। मॉन्टेग्यू राज्य के सचिव थे, तो चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। केंद्रीय विषयों को सीमांकन किया गया, वह उन्हें प्रांतीय विषयों से अलग किया देगा। जो केंद्र का जो विषय है उसका अलग अलग सब्जेक्ट, जिस तरह हम लोग समवर्ती सूची, राय सूची और सब सूची पढ़ते हैं, तो उसी तरह से जो केंद्र का जो विषय था उसका क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या किसको कंट्रोल में करना, किसको कंट्रोल नहीं करना, अध्याय को, तो उसको विषय को सीमांकन किया गया, लिमिटेशन किया गया, और उन्हें प्रांत विषय को अलग किया, और प्रांत में जो विषय रहेगा उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग नियम बनाए गए दोनों में, किस तरह नियम रहना चाहिए। तो केंद्रीय विषय को सीमांकन किया गया और उन्हें प्रांत विषय से अलग किया गया और उन्हें छाट दिया गया। दोहरी शासन योजना के तहत प्रांत में द्वितीय शासन की शुरुआत हुई। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दोहरी शासन 1919 में किसके शासनकाल में दोहरे शासन की व्यवस्था किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में। दोहरी शासन योजना के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। द्वैत शासन प्रणाली के तहत प्रांत विषय को 2 भागों में बांटा गया। द्वैत शासन प्रणाली के तहत प्रांत विषय को 2 भाग में बांटा देगा। प्रांत विषय मतलब जो हम लोग आज राज्य बोलते हैं उसे प्रांत बोलते हैं। पहले हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। क्या बोल रहा है कि आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। जिसमें आरक्षण दिया जाता था उसमें गवर्नर विधान परिषद का उत्तरदायी नहीं था, उसका कोई महत्व नहीं था। प्रथम बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाया। द्विसदनीय मतलब जिस तरह लोकतंत्र हम लोग जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा उस तरह प्रथम बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। राज्य परिषद में 60 सदस्य तथा विधान सभा में 144 सदस्य नियुक्त किए गए, सदस्य कर दिए गए। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इस अधिनियम में राज्य परिषद का जो कार्यकाल है उसको कितने वर्ष के लिए किया गया? 5 साल निर्धारित किया गया, लिमिट किया गया।
पहली केंद्रीय विधानसभा जो भारत के लिए एक विधायिका थी, पहली केंद्रीय विधानसभा जो भारत के लिए एक विधायिका थी 1920 में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा बनाई गई। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि पहली केंद्रीय विधानसभा जो भारत के लिए एक विधायिका थी, विधायिका का अर्थ होता है कानून बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, जो पहली केंद्रीय विधानसभा जो भारत के लिए एक विधायिका थी और 1920 में भारत सरकार के अधिनियम 1919 द्वारा बनाई गई थी। मान 1919 के द्वारा आपका क्या बोलते हैं, जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड के भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 1920 में एक विधायिका बनाई गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाए गए नियम को हस्तांतरित नियम के रूप में जाना जाता है। क्या बोले कि भारत सरकार जो अधिनियम 1919 के तहत जितने भी नियम बनाए गए हस्तांतरित नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारत कब आया था? साइमन कमीशन आया था, जिसमें से सारे जितने भी आपका आए थे, जितने भी परमिट थे, वो सब के सब ब्रिटिश थे, ब्रिटिश आए थे। यहाँ का कोई भी भारतीय वो नागरिक नहीं था। यह वैधानिक आयोग के रूप से भी जाना जाता था। यह वैधानिक आयोग के रूप से भी जाना जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1935, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं से हम लोग का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। यह जो साइमन कमीशन जो आया था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही आधारित था। यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्य का एक समूह था। भारत में उसका कोई समूह नहीं था। जितने भी 7 सदस्य थे वो कितने सब वो ब्रिटिश के थे। बोल रहा है कि यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। और किसके पर आधारित था? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह था। भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए 1928 में ब्रिटिश भारत पहुंचे। क्या बोले कि भारत में जो संवैधानिक किया गड़बड़ी हुआ है, कुछ और सुधार करना है, उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करना है किस तरह से, उसके लिए क्या हुआ कि भारत में संवैधानिक सुधारकों का अध्ययन करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए 1928 में ब्रिटिश भारत पहुंचे। ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, मिलीजुली सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों और रियासतों को इकाई रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ मतलब पुलिस हो गया, आपकी सब जितने भी हो गया उसको गया अखिल भारतीय। क्वेश्चन पूछता है अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना कब की गई थी? 1935 में प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों को 3 सूची में बांटा गया। एक संघ सूची 59 विषय, प्रांत सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36। समवर्ती मतलब मिलना जुला। ठीक है, केंद्र और प्रांत में। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिए गए। अब देखिए 1909 में तक का हुआ था, द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था। अब प्रांतों में अब कब खत्म कर दिया गया? प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कब कर दिया गया? 1935 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वहाँ वह प्रांत स्वतंत्रता प्रदान की गई, प्रांत को खुली छूट दे दी गई, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी शक्ति का यूज कर सकते हैं, पहले बंधा हुआ था। और केंद्र और प्रांत के बीच कानूनी शक्ति को वितरण के लिए प्रावधान किया गया। अलग अलग आप उसका कारण दे दिए, नहीं बोले कि संघ सूची 59 विषय, जिसमें से विषय आएंगे उसको कौन कौन सा किस विभाग को मिलेगा, क्या रखना चाहिए, क्या आपको रखना चाहिए, किसको केंद्र सरकार को रखना है, किसको प्रांत राज्य सरकार को रखना है, उस तरह अभी भी चलता है। तो संघ सूची 59 विषय, प्रांत सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय। संघ सूची केंद्र वाला, प्रांत में हम लोग राज्य भी बोलते हैं, और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो कानून को लागू करते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, वह प्रांत स्वतंत्रता प्रदान की गई, खुली छूट दी गई, स्वतंत्र हो गए। और केंद्र और जो प्रांत के बीच कानूनी जो शक्ति है, जो प्रक्रिया है, उसको अलग अलग वितरण कर दिया, बांट दिया गया। ठीक है, इस समय 6 प्रांत थे। असम, बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास व संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत हम लोग किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश को हम लोग पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। असम, बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत। 31 दिसंबर 1947 को भारत का संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का अधिकतम प्रतिनिधित्व था। क्या बोले कि 31 दिसंबर जो 1947 को भारत का जो संविधान सभा में जो योगदान था ना, प्रतिनिधित्व जो आगे को प्रक्रिया को बढ़ाया, वो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश जो हम लोग जानते हैं उसका अधिकतम प्रतिनिधित्व दायित्व था।
प्रतिनिधित्व था। संघ न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। केंद्र में द्वैत शासन का शुरुआत किया गया, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। अवशिष्ट शक्तियों गवर्नर जनरल को दी गई। अब जितनी भी शक्तियां हैं किसको कर दी गई? गवर्नर जनरल को कर दिया गया। भारत का संविधान अधिकांश संस्थागत ढांचा, संस्थागत एजेंसी है और प्रक्रिया विवरण को ब्रिटिश संविधान सरकार से अपनाता है। मतलब क्या बोल रहा है कि अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। जितनी शक्ति रहते हैं ना सबको, किसको हम लोग जो गवर्नर जनरल को दे दिया, गवर्नर को हम लोग जो बोलते हैं उसको दे दिया गया। भारत का संविधान अधिकांश संस्थागत ढांचा जो हम लोग का संविधान का जो भी हम लोग कानूनी प्रक्रिया वो किससे अपनाता है? तो ब्रिटिश संविधान सरकार से अपनाता है। अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव था। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि संविधान को ढांचा को तैयार करने का सबसे कौन सा अधिनियम को होता है? तो अधिनियम 1935 भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव था। 1937 में प्रांत विधायिका और मंत्रालय का चुनाव हुआ। 1937 में प्रांत विधायिका और जो उसका कैबिनेट का मंत्रालय है उसको चुनाव हुआ। दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार के अधिनियम 1935 का दास्ता का नया चार्टर बताया। क्या बोल रहा है कि दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार का अधिनियम 1935 को दास्ता का नया एक चार्टर बनाया, चार्टर बताया। चार्टर मतलब कि एक अपना उसका एक मसौदा तैयार किया कि किस तरह से भारत का संविधान बनना चाहिए। ठीक है, 1935 का लिया गया क्योंकि उसका उस 1935 में कुछ अच्छा कानून दिया गया था, कुछ अच्छा नियम था। ठीक है, इसीलिए उसको अधिक महत्व दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। क्या बोला कि इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के दो प्रभुत्व वाले राज्यों भारत और पाकिस्तान से विभाजित किया गया था। तो 1900 भारत में उसमें क्यों किया था? क्योंकि उसमें आपका जो मुसलमान जो थे ना तो वो चाह रहे थे कि हम लोग का अलग से चुनाव हो, अलग से हम लोग का कैंडिडेट खड़ा हो। हम लोग का उस लोग के कुछ शर्तें मांगे थे, इसीलिए जब वो संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो मुस्लिम ने उसको बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, इसलिए उसको बोले कि जाइए ठीक, आप बहिष्कार कर रहे थे, आपको अलग राज्य के अलग देखिए राज्य को ही बोले। भारत जो है पूरा राज्यों का समूह का है, तो एक राज्य है तो दो राज्य, पहले भारत और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, जिस तरह भारत राज्यों का समूह को देश कहा जाता है तो उसी तरह से पहले दो राज्य थे। तो इस अधिनियम द्वारा भारत को पहले दो प्रभुत्व वाले राज्य भारत और पाकिस्तान में अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया। केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। अब सरकार का गठन हो गया। वायसराय के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। संविधान सभा को हम लोग के जो पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक है, और लास्ट जो आपका गवर्नर वायसराय थे वो कौन थे? आपका लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिए क्या बोल रहे, संविधान सभा को दोहरे कार्य सौंपे गए। संविधान सभा को दो कार्य सौंपा गए, एक संविधान होगा और एक विधायी। मतलब संविधान उसका जो कानून होगा और जो कानून को लागू करेगा। जो संविधान मतलब नियम बताता है और उस नियम को कौन लागू करेगा? विधायी मतलब कानून जो बनाता है, कानून जो बनाएगा, जहाँ से पास होगा कानून को। विधायिका को एक संप्रभु निकाय के रूप में घोषित किया गया। विधायिका को एक संप्रभु निकाय के रूप में घोषित किया गया फेडरल तरीका से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश शाही की स्वीकृति प्राप्त हुई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश शाही की स्वीकृति प्राप्त हुई कि जाइए अब अपना स्वतंत्रता अधिनियम जो 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश मतलब उसका आप संविधान को जब तैयार किया गया, जब भारत देश अब आज़ाद होने वाला था। ठीक है, तो उस समय से
उसको स्वतंत्रता मिल गई कि आप जाइए, अब अपना कानून, अब अपने नियम लागू कर सकते हैं, अब आप आज़ाद हैं। 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश शाही की स्वीकृति वहाँ से उसे घोषित कर दिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य, चार्टर अधिनियम 1833 से पहले अधिनियमों को नियम व बाद वाले अधिनियम कहा गया। क्या बोला कि चार्टर अधिनियम 1833 पहले अधिनियमों को नियम और बाद वाले को अधिनियम कहा गया। पहले चार्टर अधिनियम कहा गया, फिर 1833 वाले पहले को और 1833 वाले बाद को क्या कहा, अधिनियम कहा गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने 1772 में जिला कलेक्टर पद सृजित किया। सृजित मतलब पहले चलाया था, उसी ने पूरे आपका पहला कदम उसी का था। लेकिन जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्तियाँ, जो उसका न्यायिक जो शक्ति रहती है, जिला कलेक्टर के पास जो कुछ कानूनी शक्ति रहती है, बाद में कॉर्नवालिस द्वारा प्रदान किया गया। देखिए यह कब हो रहा है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1772 में सृजित किया गया, पहला कदम उसका पहला उसने जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया, ठीक है। लेकिन उसके पास जो शक्ति थी, कानूनी सही न्यायिक शक्तियाँ, कौन किसके शासनकाल में आया, कॉर्नवालिस द्वारा प्रदान किया गया। कॉर्नवालिस किसके शासनकाल में आया। लॉर्ड मेयो के वित्तीय विकेंद्रीकरण के संकल्प ने भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किया 1870 में। क्या बोल रहा है कि जो लॉर्ड मेयो के वित्त विकेंद्रीकरण के संकल्प ने भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किया 1870 में। 1892 में लॉर्ड रिपन का संकल्प स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा के रूप में प्रतिष्ठित की हुआ। देखिए हम लोग भारत के संविधान को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा के रूप से जाना जाता है, ठीक है। 1892 में लॉर्ड रिपन का संकल्प स्थानीय शासन के मैग्ना कार्टा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1909 के अधिनियम से पहले 1833 चार्टर अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1909 के अधिनियम से पहले जो था ना, वो 1833 चार्टर अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण था। अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित की गई कार्यकारी परिषद 1947 तक व्यवसाय को सलाह देती थी। जो 1919 का जो प्रक्रिया अधिनियम जो चलता था, जो कानूनी प्रक्रिया चलता था, तो 1947 का उसका जो जितने भी नियम कानून लागू हुए, और 1919 के द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए थे। व्यवसाय को सलाह देती थी, नियम देते थे कि इस तरह करना है। तथा मौजूदा कार्यकारी परिषद मंत्री परिषद उसी कार्यकारी परिषद का प्रतिरूप है। तथा मौजूदा जो कार्यकारी परिषद और मंत्री परिषद उसी कार्यकारी परिषद का प्रतिरूप है। जिस तरह हम लोग का जितने भी कानून लागू होते हैं, जितने भी शासन लागू होते हैं, जिस तरह क्या करना है, वो कहाँ से लागू होता है, 1935 के अधिनियम द्वारा ज़्यादातर लागू होता है। उसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला स्थापना ही 1935 में हुआ था, ठीक है। बाद में उसको 1951 में स्थापना किया गया। विधान परिषद व विधान आज़ादी के बाद राज्यसभा व लोकसभा के रूप में विकसित हुई। विधान परिषद व विधानसभा आज़ादी के बाद राज्यसभा व लोकसभा के रूप में विकसित हुई। 1800 में किंग जॉर्ज ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। यह तो क्वेश्चन पूछता है कि मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो 1800 में किंग जॉर्ज ने, ठीक है, मद्रास में, तमिलनाडु जो हम लोग का स्टेट है। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार ने दबाव में कैबिनेट मिशन 1946 भारत भेजा। देखिए क्या बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी सरकार, जिस तरह हम लोग का कांग्रेस सरकार, जिस तरह अलग अलग पार्टियां हम लोग का है, जिस तरह कांग्रेस सरकार है, भारतीय सरकार, TMC है, आईसू है, जिस तरह बहुत सारे पार्टियाँ हैं, तो उसी तरह से वहाँ भी ब्रिटिश में ही पार्टी थी। तो जो विरोधी वाले जो पार्टी थे, जो आपका विपक्ष वाला पार्टी था, ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी सरकार ने सरकार के ऊपर एक दबाव डाला, प्रेशर डाला। उसके बाद वहाँ प्रेशर में आके क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा कि जाइए क्या मसला है उसको सुलझा के आइए भारत, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 1946 को भारत भेजा। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक आज था, इसको आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे।